बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेल टैक्स के हवाले से प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि सेल टैक्स क्या है और पाकिस्तान में सेल टैक्स का कानून कौन सा है, सेल टैक्स एक्ट 1990। फिर मैंने इसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी। मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि सेल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसका बर्डन अल्टीमेटली कंज्यूमर पे शिफ्ट हो जाता है, गुड्स को यूज़ करने वाले पे। फिर मैंने वैल्यू एडिड टैक्स के बारे में बताया, सप्लाई चेन क्या होती है ये डिस्कस किया। फिर मैंने एक एग्जांपल से आपको वैल्यू एडिड टैक्स समझाया। फिर मैंने आउटपुट टैक्स क्या होता है ये बताया कि सेल करने पर जो आप टैक्स कलेक्ट करते हो, जब आप गुड्स बेचते हो और प्राइस के साथ आप टैक्स भी कलेक्ट करते हो, तो जो टैक्स सेल पर कलेक्ट करते हो वो कौन सा टैक्स है, वो है आउटपुट टैक्स। और फिर आप परचेज पर जो टैक्स पे करते हो, जब आप गुड्स परचेज करते हो तो जो टैक्स पे करते हो वो कौन सा टैक्स है, इनपुट टैक्स। और फिर मैंने क्या कहा था, इन दोनों का जो डिफरेंस है आउटपुट का और इनपुट का, वो डिफरेंस ही असल में सेल टैक्स पेएबल है। और किसको पेएबल है, टैक्स डिपार्टमेंट को। तो लास्ट वीडियो में हमने बड़ी डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया। फिर मैं बस एक दफ़ा आपको गो थ्रू करवा दूं कि मैंने इसके बाद फॉर्मेट डिस्कस किया था सेल टैक्स का। मैं ज़रा वर्ड के फॉर्मेट में इसको शो करता हूँ। इस तरह फॉर्मेट था, 5 लाइंस में हेडिंग देनी है, आउटपुट टैक्स लिखना है, इनपुट टैक्स माइनस कर देना है, सेल टैक्स क्रेडिट माइनस कर देना है। कोई फिक्स्ड एसेट पे आपने टैक्स पे किया ख़रीदने पर, वो माइनस करना है, लेकिन शर्त यह है कि फिक्स्ड एसेट कौन सा हो जो प्रोडक्शन में यूज़ हो, जैसा कि मशीनरी। फिर फर्दर टैक्स, अगर आपने नॉन रजिस्टर को चीज़ें बेची हैं तो उससे 17% नहीं बल्कि कितना टैक्स लेते हैं, 20%। 17% ऊपर आउटपुट में लिख देना है और 3% आपने बाद में लिखना है, जैसे यहाँ लिखा। फिर आपने विद होल्डिंग टैक्स का ट्रीटमेंट करना है। विद होल्डिंग टैक्स क्या है कि अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्वेश्चन है और कंपनी चीज़ें ख़रीद रही है किसी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से, तो कंपनी उस बंदे को पूरी पेमेंट नहीं देगी, उस कारोबार को पूरी पेमेंट नहीं देगी, पेमेंट में से टैक्स काट लेगी और किस परसेंटेज से काटेगी ये मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया था। और आखिर पर पेनल्टीज ऐड कर देंगे। फिर मैंने आउटपुट की मुकम्मल डिटेल डिस्कस की, इनपुट टैक्स की मुकम्मल डिटेल डिस्कस की पार्ट 2 वीडियो में। और फिर आखिरी एक पॉइंट डिस्कस किया जिसको मैं रिपीट करते हुए आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा। वो आखिरी पॉइंट क्या है, ज़रा देखें स्क्रीन पर। आखिरी पॉइंट ये था कि इफ़ रजिस्टर्ड पर्सन इज़ इंगेज्ड इन बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है और वो दोनों तरह की सप्लाई कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहा है और एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी कर रहा है, या चलो एग्जेम्प्टेड के साथ हम ये भी साथ ही डिस्कस कर लेते कि ज़ीरो रेटेड सप्लाई भी कर रहा है, तो फिर इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट करने से पहले आपने इनपुट टैक्स की करेक्ट अमाउंट कैसे निकालनी है, या इनपुट टैक्स को अपोर्शन कैसे करना है टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड सप्लाई के दरमियान, या टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड ज़ीरो रेटेड सप्लाई के दरमियान, वो अपोर्शमेंट आपने करनी है इस फार्मूले की मदद से। इनपुट टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाई मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल सप्लाई। इस बात को मैं आसान करके फिर बताता हूँ। अगर कोई रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर है और वो टैक्सेबल सप्लाईज के साथ साथ एग्जेम्प्टेड या ज़ीरो रेटेड सप्लाई भी करता है, तो जितनी उसने एग्जेम्प्टेड या ज़ीरो रेटेड सप्लाई की, टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि उतनी मालियत की गुड्स जब आपने ख़रीदी होंगी तो टैक्स डेफिनेटली दिया होगा, इनपुट टैक्स। तो आपने क्योंकि ये सप्लाई यूज़ कर ली ज़ीरो रेटेड के लिए, तो इसकी इनपुट एडजस्टमेंट अलाउ नहीं है। फिर रिपीट करता हूँ, अगर कोई रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर है
और वो टैक्सेबल के साथ साथ एग्जाम्प्टेड या ज़ीरो रेटेड सप्लाई भी करता है, तो उस सप्लाई की मुतल्लिका परचेज का इनपुट टैक्स एडजस्ट करने की इजाज़त नहीं है। उसका फिर तरीक़ेकार ये होगा कि आप अपोर्शमेंट करेंगे इनपुट टैक्स की, और उसके लिए तरीक़ेकार ये होगा कि आप ये फार्मूला लगाएंगे, टोटल इनपुट टैक्स डिवाइड बाय टैक्सेबल सप्लाई मल्टीप्लाई एग्जाम्प्टेड सप्लाई। तो मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से समझाता हूँ इस बात को। ये मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो करता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसको आप ज़रा देखें, मैं इसका सलूशन भी आपके सामने शो करूँगा। सलूशन में इसको स्टेप बाय स्टेप आपके सामने सोल्व करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने किस तरह से सलूशन इसका करना है स्टेप बाय स्टेप। ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कहते हैं मिस्टर माजिद अ रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, अब जो स्टेटमेंट है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टैक्स ईयर जो है ये 21 है, तो 21 टैक्स ईयर ही अभी जो एडीसी जिनके पेपर होने हैं वो 21 टैक्स ईयर ही पढ़ रहे हैं। तो ये 21 टैक्स ईयर का अगस्त है और ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है। आपको स्टेटमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है समझना, उसकी वजह ये है कि स्टेटमेंट में अगर लिखा हुआ है कंपनी तो फिर आपको विद होल्डिंग टैक्स का ट्रीटमेंट करना है। अगर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर तो आपको याद होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर को जो यूटिलिटी बिल्स हैं सिवाय वाटर चार्जेस के तमाम यूटिलिटी बिल्स पे जो टैक्स पे किया उसकी एडजस्टमेंट अलाउ है। और फिर मैन्युफैक्चरर अगर मशीनरी ख़रीद रहा है जो कि प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है और उस पर टैक्स दिया हुआ है तो उसकी एडजस्टमेंट भी अलाउ है। हाँ, तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो जो आपके सामने इधर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये मिस्टर माजिद एक डिस्ट्रीब्यूटर है। मिस्टर माजिद जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है, इस पे सेक्शन 8B अप्लाई नहीं होता। 8B का मतलब है कि जो 90% वाली रिस्ट्रिक्शन है जो हमने फॉर्मेट में सीखा था, हम कंपैरिजन करते हैं इनपुट टैक्स का 90% ऑफ आउटपुट टैक्स से, वो डिस्ट्रीब्यूटर पे लागू नहीं होती। कैसे नहीं होती अभी इस क्वेश्चन में देख लेंगे। सबसे पहले जी सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ना। लोकल टैक्सेबल सप्लाईज अपने दोस्त को इस बंदे ने की है, डिस्ट्रीब्यूटर ने 60 लाख रुपए की। फिर लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू नीडी पर्सन, ये इसने की है 10 लाख रुपए की। अब ये नीडी पर्सन कोई ऐसा नहीं है कि इसको एग्जाम्प्ट है, हमने सारी डिटेल पढ़ी हुई है, इसको अगर आप सप्लाई करोगे तो आप इससे भी टैक्स लोगे। फिर लोकल एग्जाम्प्टेड सप्लाई, ये हमें पता है कि एग्जाम्प्टेड का मतलब है कि इस 12 लाख की सप्लाई पे कोई टैक्स नहीं लिया। फिर एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट पे आपको पता है हमने सीखा हुआ है कि ज़ीरो रेटेड आप जो है वो सप्लाई कहते हैं उसको, क्योंकि इस पर आप टैक्स नहीं लेते। फिर परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर पर्सन, आप परचेज का डाटा आ गया, ये 52 लाख की है। फिर अगेंस्ट कमर्शियल इनवाइसेस, अगेंस्ट कमर्शियल इनवाइसेस का मतलब है कि ये प्रॉपर इनवाइस नहीं है तो इसकी एडजस्टमेंट भी अलाउ नहीं है। परचेज पे जो टैक्स होता है इनपुट टैक्स होता है वो आप एडजस्ट करते हो, और अगर आपने कमर्शियल या फेक इनवाइसेस पे ख़रीदी गुड्स तो एडजस्टमेंट अलाउ नहीं है। फिर मोटर व्हीकल ख़रीदी फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो मोटर व्हीकल ख़रीदी है, मोटर व्हीकल आप 1 ख़रीदो, 2 ख़रीदो, 10 ख़रीदो, क्योंकि ये प्रोडक्शन में यूज़ नहीं हो रही। ये मोटर व्हीकल ये कोई ऐसा एसेट नहीं है जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज़ हो, तो फिर इस पे जो इनपुट टैक्स दिया उसकी एडजस्टमेंट अलाउ नहीं है। तो फिर इस क्वेश्चन में मैं दोबारा देखता हूँ कितने पॉइंट हैं जी, कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4 पॉइंट सेल के हैं और जो है 2 पॉइंट परचेज के हैं। अगर मैं मोटर व्हीकल भी कह दूँ परचेज, टेक्निकली परचेज उसे हम कहते नहीं हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन चलो टैक्स में हम कह देते हैं अगर ये भी परचेज है तो फिर इस पे इनपुट की एडजस्टमेंट अलाउ नहीं है, तो फिर 2 ही परचेजेज आएगी, तो 4 आपकी सप्लाईज हैं और 2 परचेजेस। अब इस तरह के क्वेश्चन को आपने सोल्व कैसे करना है, तो पहले आपने वर्किंग करनी है आउटपुट टैक्स की, फिर आप वर्किंग करें इनपुट टैक्स की, और फिर आप फॉर्मेट में इनको पुट करें। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। तो मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है ऑलरेडी, पहले मैंने आउटपुट टैक्स, आप कॉपी पे इसी तरह 2 कॉलम बनाएंगे बिल्कुल राइट कॉर्नर पे, और फिर आप बाकायदा से उसको सोल्व करेंगे। तो रजिस्टर पर्सन को क्वेश्चन में जो बेची हैं इसने अपने जो दोस्त को कहता है बेची है, तो डेफिनेटली वो रजिस्टर ही होगा, क्योंकि ये नहीं लिखा क्या अनरजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर ही कंसिडर करना है।
60 लाख की दोस्त को बेची, 10 लाख की नीडी पर्सन को बेची, तो दोनों 70 लाख होगी। लेकिन मैं अलग अलग कर लेता हूँ। तो मैं इस तरह करता हूँ कि सेल टू रजिस्टर पर्सन मैंने पहले से लिखा हुआ है, नॉन रजिस्टर का मैं नॉन हटा देता हूँ, और आगे जो वर्किंग मैंने की हुई है ये भी मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ। तो ये अब 2 सेल होगी, एक सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, इसमें ये इसने अपने दोस्त को बेची है, तो मैं इधर लिख देता हूँ सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। अब ये कितने लाख की है, ये 60 लाख की सेल है, और इस पे टैक्स 17% बनता है। इस पे आप कैलकुलेटर अप्लाई करेंगे तो टैक्स आपको कैलकुलेट कर सकेंगे। तो 60 लाख पे 17% अप्लाई करें तो ये रकम बनती है आपकी 10,20,000। 10,20,000। अच्छा, इसके बाद जो सेल की है रजिस्टर पर्सन को, ये मैं साथ लिख देता हूँ नीडी, जो नीडी पर्सन वाला पॉइंट है, नीडी पर्सन। तो यहाँ ये नहीं हमने कहीं पढ़ा कि नीडी पर्सन को बेचोगे तो उससे टैक्स नहीं लोगे। ये सेल थी नीडी पर्सन को जो हमने की, ऊपर हमने पढ़ा 10 लाख रुपया। 10 लाख पे 17% अगर हम अप्लाई करें तो 10 लाख का 17% बनता है 1,70,000। तो इस तरह जो दोनों टैक्सेबल सप्लाईज थी, जो दोस्त को की और जो नीडी पर्सन को की, दोनों पे हमने टैक्स निकाल लिया। एक पे 17% आ रहा है 10,02,000 और दूसरे पे आ रहा है 1,70,000। अब पहले मैं लिख दी वो सेल जिस पे टैक्स हमने लिया है। इसके बाद मैं यहाँ फुटिंग करूँगा, लेकिन सिर्फ सेल वाले कॉलम में करूँगा। ये फुटिंग मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको मैं इसको समझा दूंगा कि ये फुटिंग हम क्यों कर रहे हैं। सिंगल लाइन के साथ फुटिंग करनी है। टोटल हो गया 70 लाख, ये 70 लाख में लिख दूंगा, क्योंकि सवाल में 2 सेल ऐसी है जो एग्जेम्प्टेड है, उसको इस फुटिंग के बाद लिखूंगा। तो देखो मैं भी आपको समझाऊंगा इसको प्रॉपर तौर पे। पहले मैं लिखूंगा एग्जेम्प्टेड सेल और फिर मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट सेल। दोनों में फ़र्क आपको पता है, एग्जेम्प्टेड का मतलब कोई टैक्स नहीं और एक्सपोर्ट का मतलब है कि टैक्स 0 रेटेड है। तो एग्जेम्प्टेड और एक्सपोर्ट सेल का फ़र्क आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि एग्जेम्प्टेड और एक्सपोर्ट में फ़र्क है। और साथ ही साथ मैंने आपको जब लास्ट लेक्चर में बताया था तो मैंने ये कहा था कि अगर एग्जेम्प्टेड सेल करोगे तो इनपुट की एडजस्टमेंट अलाउ नहीं है और क्लेम भी नहीं कर सकते, लेकिन एक्सपोर्ट सेल करोगे तो इनपुट की एडजस्टमेंट अलाउ नहीं है, लेकिन आप क्लेम कर सकते हो वो टैक्स जब आपने पे किया था इन्हीं चीज़ों को ख़रीदने में। तो एग्जेम्प्टेड सेल है आपकी जो इधर बताई हुई है 12 लाख और एक्सपोर्ट है 16 लाख। तो मैं 12 लाख और 16 लाख इन दोनों को लिखता हूँ। इन दोनों पे टैक्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका एग्जेम्प्टेड का मतलब है टैक्स है ही नहीं और एक्सपोर्ट का मतलब 0%। तो 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उसको 0 कर देता है। अब आपने ये भी लिख दिया। अब ये जो ऊपर आपने आंसर निकाला था जो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई का था, उसके सामने लिख दो टैक्सेबल सप्लाई या टैक्सेबल सेल, जो भी आप वर्ड यूज़ करें वो आप लिख दें। और जो नीचे सप्लाई है ये क्योंकि एग्जेम्प्टेड है तो टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों को मिला दें और मिलाने के बाद इसका टोटल करके इसको नाम दे दें टोटल सप्लाई का। तो टोटल सप्लाई आ गई 98 लाख, लेकिन आपने एग्जेम्प्टेड को अलग कर दिया, टैक्सेबल को अलग कर दिया और उनका टोटल भी निकाल लिया। तो 98 लाख आपकी टोटल सप्लाई आ गई। तो इस तरह आपने वर्किंग की अभी सप्लाई की। और जो टैक्स है इस कॉलम को भी जमा करते हैं, इसमें शुरू से लेकर एंड तक का टोटल आप कर देंगे, लेकिन एग्जेम्प्टेड वाला आप ऑटोमेटिकली आपने लिखा ही नहीं है तो वो नहीं आएगा। अब ये आपने वर्किंग की किसकी, ये आपने वर्किंग की सिर्फ आउटपुट टैक्स की क्वेश्चन को देखकर। लेकिन इसमें क्राइटेरिया जो आपने यूज़ किया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या क्राइटेरिया यूज़ करें। तो क्राइटेरिया से मुराद मेरी ये है कि हमने जब इनको लिखा तो हमने इस तरह लिखा कि पहले सिर्फ लिखी टैक्सेबल सप्लाई और फिर हमने लिखी एग्जेम्प्टेड सप्लाई, टैक्सेबल को अलग जमा किया और एग्जेम्प्टेड को लिखकर टैक्सेबल में एग्जेम्प्टेड भी डाल के टोटल सप्लाई कह दिया। तो ये वर्किंग का स्टाइल आपका होगा पेपर में भी और प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी। अब मैं इनपुट पे आता हूँ। तो इनपुट क्या है, यहाँ 2 परचेज हैं। एक तो मोटर व्हीकल है, वो सिर्फ
ऐसे एसेट पे अलाउ है आपका टैक्स जो कि प्रोडक्शन में यूज़ हो, तो मोटर व्हीकल तो यूज़ नहीं होगा। लेकिन मैं इसको लिख दूंगा या लिखूंगा ही नहीं फॉर्मेट में। तो परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 52 लाख है, और कमर्शियल इनवाइस वाला अलाउ नहीं है, वो है 4,80,000 4,80,000। तो मैं दोनों को लिखता हूँ और फिर दोनों की वर्किंग कैसे करनी है। जो तो की परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, वो मैंने कितनी बताई आपको, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 52 लाख। तो पहले मैं वो लिखता हूँ और उसका टैक्स निकालता हूँ 52 लाख। अच्छा, अब इस 52 लाख पे आपको पता है 17% ही टैक्स है आपका परचेज पे और 17% ही टैक्स है सेल पे। तो 80 आपका बनेगा 8,84,000 टैक्स आपका आ गया 8,84,000। तो आपने पहले आउटपुट टैक्स की जब वर्किंग की, अभी आप वर्किंग कर रहे हो इनपुट टैक्स की, तो 8,84,000 आ गया आपका रजिस्टर से। और एक आपने किया है कमर्शियल इनवाइस, तो मैं उसको नाम थोड़ा चेंज कर दूंगा और लिखूंगा परचेस्ड अगेंस्ट कमर्शियल इनवाइस। सिर्फ टाइम बचाने के लिए मैंने जो है वो पहले से फॉर्मेट बनाया हुआ है, आपने बिल्कुल ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने यहाँ वर्किंग किया। वो कमर्शियल इनवाइस की परचेज हम एक दफ़ा फिर देख लेते कितनी थी, वो थी 4,80,000। वैसे तो वो अलाउ ही नहीं है क्योंकि कमर्शियल इनवाइस और फेक इनवाइस की परचेज जजमेंट अलाउ नहीं है। अब मैं ये जो टैक्सेबल जो परचेज पे आपने टैक्स निकाला, जो अलाउ है, जिस पे जजमेंट अलाउ है, उसका मैं टोटल कर देता हूँ, तो वो एक ही अमाउंट है, वही टोटल आ जाएगा। अब मैंने जो आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स दोनों निकाली। आउटपुट टैक्स आपका है 11,90,000 और इनपुट टैक्स है आपका जो 8,84,000। मैं दोनों को लिख देता हूँ। 11 लाख जो है वो 90,000 हमने सबसे पहले लिख दिया आउटपुट टैक्स वर्किंग से, तो मैं इसके साथ लिख देता हूँ वर्किंग नंबर 1। अच्छा, अब इनपुट टैक्स देखता हूँ कितना हमने निकाला हुआ है, 8,84,000। अब ये क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर है और इसका नाम क्या है, नाम हमने इस क्वेश्चन में ज़रा देख लेते हैं, मिस्टर माजिद। तो हम हेडिंग में मिस्टर माजिद लिख देते हैं ताकि हमें बिल्कुल आइडिया हो जाए कि किस तरह से हमने पेपर में क्वेश्चन सोल्व करना। अच्छा, अब ये क्योंकि 21 है तो मैं यहाँ लिख दूंगा 21। अगस्त है तो मैं यहाँ लिख दूंगा अगस्त, क्योंकि फॉर्मेट मैंने पिछले क्वेश्चन से कॉपी किया है, अगस्त। अच्छा, अब आउटपुट टैक्स लिख के मैंने लिखना है इनपुट टैक्स, और आपको पता है कि परचेज पर जो टैक्स होता है इनपुट टैक्स होता है। लेकिन इनपुट टैक्स आपने माइनस करने से पहले आपने देखा कि क्वेश्चन में एग्जेम्प्टेड या ज़ीरो रेटेड सप्लाई मौजूद है, तो फिर मैं इनपुट टैक्स की अमाउंट निकालने के लिए मैं इनपुट टैक्स अपॉर्चमेंट का फार्मूला लगाऊंगा। ये फार्मूला हमारी हेल्प करेगा कि सिर्फ उसी परचेज का इनपुट टैक्स लिखा जाए जो आपने यूज़ की है टैक्सेबल सप्लाई के लिए। तो जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज़ नहीं की, एग्जेम्प्टेड या ज़ीरो रेटेड, उसका टैक्स इसमें ना आए, वो अलग हो जाए, क्योंकि आपके ज़ीरो रेटेड और एग्जेम्प्टेड सप्लाई के मुतल्लिका इनपुट टैक्स की जजमेंट अलाउ नहीं है। तो इनपुट टैक्स कितना आपने लिखा, 8,84,000। इसको आपने डिवाइड करना है किसके साथ, इसको आपने डिवाइड करना है टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई हमने ऊपर निकाली हुई है 98 लाख। इसको डिवाइड करके तो जो आपके पास आंसर आएगा, चलो मैं इसे ब्रैकेट में करता हूँ ताकि ज़रा समझ आ जाए इक्वेशन। इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा उस आंसर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किस सप्लाई से, टैक्सेबल सप्लाई से। तो टैक्सेबल सप्लाई हमने कितनी निकाली हुई है, टैक्सेबल सप्लाई निकाली हुई है हमने 70 लाख। टैक्सेबल सप्लाई हमारी 70 लाख है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 70 लाख से। अब ये जो आंसर आएगा, ये वो आंसर है जो इनपुट टैक्स का। क्या आंसर आया, आंसर जो आया हम उसे डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर है और इसने किसी तरह का कंपैरिजन जो है वो नहीं करना 90% वाला। तो आंसर आ रहा है 6,31,420
8। तो इसको आपने आंसर को माइनस कर देना है। जब ये आउटपुट में से ये इनपुट का आप माइनस करेंगे आंसर, तो जो आंसर आएगा वो ही टैक्स पेएबल विद रिटर्न होगा। अगर हमारी कैलकुलेशन ठीक है तो आपका ये जो आंसर है टैक्स पेएबल विद रिटर्न, ये फाइनल है, ये ठीक है, ये आपने वो टैक्स है जो आपने पे करना। अब ये ज़रा देखें कि हमने आउटपुट में से इनपुट माइनस कर दिया, लेकिन इस सवाल में इनपुट मालूम करने के बाद भी एक फार्मूला लगाया ताकि जो ज़ीरो रेटेड और एग्जेम्प्टेड सप्लाई का इनपुट टैक्स है वो माइनस ना हो, वो अलग हो जाए। सिर्फ यहाँ कौन सी सप्लाई का टैक्स आया, टैक्सेबल सप्लाई का, तो वही आपने इनपुट टैक्स लिखा। अब जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है उसका जो इनपुट टैक्स है वो क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ज़ीरो रेटेड का क्लेम कर सकते हैं। और फिर इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में मैं कैसे क्लेम करते हैं वो भी आपसे डिस्कस इंशाल्लाह करूँगा। अभी हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस किया एक इजी वे में, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मैं आपको 13 नंबर क्वेश्चन आपसे शेयर करूँगा।